में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उसके पहले चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। सोमवार को निकलेगी नीमच के महाकाल श्री किलेश्वर महादेव की शाही सवारी। नगर भ्रमण को तैयार हुए शाही रथ। 15 वर्षीय गौरव की नदी में डूबने से परिवार की खुशियां मातम में बदली। चोर का पीछा करते हुए ट्रेन से टकराए सीसीआई फैक्ट्री सुपरवाइजर घीसालाल शर्मा की दर्दनाक मौत। नीमच में स्टाइल लॉक फैशन का भव्य शुभारंभ। ग्राहकों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह। राष्ट्रपति से मांगी मोर नीमच के समाज सेवी की इच्छा मृत्यु की गुहार। जानिए क्यों उठाई ये कदम, खास रिपोर्ट सुबह सवेरे में। सैफी क्लिनिक में कैंसर जागरूकता हेतु निःशुल्क जांच शिविर आयोजित। किलेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। शिव भक्तों ने किए रुद्र अभिषेक। नीमच के महाकाल के नाम से प्रसिद्ध श्री किलेश्वर महादेव की शाही सवारी 4 अगस्त को निकलेगी। चमत्कारिक श्री किलेश्वर महादेव विशेष श्रृंगारित शाही रथ में विराजित रहेंगे और जनता के हाल जानने के लिए नगर भ्रमण निकलेंगे। युवा समाज सेवी अरुण अशोक गंगानगर के नेतृत्व में शाही सवारी की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। नीमच के महाकाल के नाम से प्रसिद्ध श्री किलेश्वर महादेव की शाही सवारी 4 अगस्त को निकलेगी। चमत्कारिक श्री किलेश्वर महादेव विशेष श्रृंगारित शाही रथ में विराजित रहेंगे और जनता के हाल जानने के लिए नगर भ्रमण निकलेंगे। युवा समाज सेवी अरुण अशोक गंगानगर के नेतृत्व में शाही सवारी की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सावन माह के अंतिम सोमवार के पूर्व श्री किलेश्वर महादेव परिसर को कलकत्ता से मंगाए गए 101 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पूरा मंदिर फूलों की खुशबू से महक उठा है। सावन मास के दौरान नीमच शहर में स्थित अति प्राचीन 450 वर्ष पूर्व के श्री किलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सावन मास के अंतिम सोमवार के दिन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारों भक्त उमड़ेंगे। सोमवार शाम 4 बजे श्री किलेश्वर महादेव परिसर में युवा समाज सेवी अरुण अरोड़ा गंगानगर भोलेनाथ की विशेष आरती करेंगे और भोलेनाथ के जय घोष के साथ शाही सवारी नगर भ्रमण के लिए प्रारंभ होगी। देखिए, कल अंतिम सोमवार है इस श्रावण मास का और वर्ष 2018 से नीमच में इस परंपरा को हमारे जो समाज सेवी हैं, इस शहर के प्रतिष्ठित शहर के मालवा के मेवाड़ के अशोक जी अरोड़ा और उनके मित्र मंडल के सहयोग से एक ये जो है स्थापित किया गया कि महाकाल की तर्ज पे, पशुपतिनाथ की तर्ज पे जिस तरीके से सावन के सोमवार में सवारी निकलती है और राजाधिराज महाकालेश्वर हो चाहे पशुपतिनाथ महाराज हो, उसी तर्ज पे किलेश्वर महाराज भी जो है अपने क्षेत्र की जनता का हाल जानने के लिए सावन मास के प्रत्येक सोमवार को निकलेंगे। तो ये परंपरा जो है वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई, जो आज तक अनवरत जारी है, लेकिन 1 साल कोरोना की वजह से इसको बंद किया गया। और इस बार आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है जनता में इसको लेके उत्साह है और आप चारों तरफ देखें कि किस तरीके से किलेश्वर महादेव जो कि शहर के राजा माने जाते हैं, उनको किस तरीके से हमारे यहाँ के नीमच शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी जो है अरुण अशोक गंगानगर के द्वारा विशेष रूप से उज्जैन से जो उज्जैन महाकाल का श्रृंगार करते हैं, उज्जैन महाकाल को जो फूलों से सजाते हैं और जो अपनी सेवाएं वर्षों से वहां अनवरत देते आए, उनको विशेष रूप से किलेश्वर महादेव को फूलों से सजाने के लिए कल शाही सवारी के लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, शाही सवारी के लिए बहुत सारे आकर्षण के केंद्र हैं। जिस तरीके से पिछले 7 साल से देश के कोने कोने से लोगों को बुलाया गया है, कोने कोने से के कलाकारों को बुलाया गया है और विशेष आकर्षण जो है कल का जो है महाकाल महाराज की जो शाही सवारी में जो शामिल होती है, जो डमरू पार्टी है, वो कल विशेष रूप से जो है किलेश्वर महादेव की यात्रा में जो शामिल होंगे, वो विशेष आकर्षण का केंद्र है। और भी देश के कोने कोने से जितने भी सांस्कृतिक तरीके की गतिविधियों को लेकर जो भी लोग प्रचारित है, उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया। शाही सवारी को लेकर प्रशासन टीम ने रूट का दौरा किया। नीमच एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार संजय मालवीय, थाना प्रभारी पुष्पा चौहान और यातायात प्रभारी अमित सारस्वत ने किलेश्वर मंदिर परिसर और रूट का दौरा किया। इस दौरान तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेके और यातायात को लेके इसमें चर्चा की गई है मंदिर समिति से और उनको निर्देशित किया गया है कि वो भी अपने वॉलंटियर रखें और लगातार जो है सवारी को चलायमान रखें और अच्छे से निकालें सुरक्षा के साथ। अभी आप रूट वगैरह देखने जा रहे हैं, कहीं क्या व्यवस्था है, क्या दिशा निर्देश है? जी, नगर पालिका की टीम और एमपीवी की टीम साथ में रहेगी, जहां जो आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी वो सुनिश्चित की जाएगी। किलेश्वर महादेव राजसी रथ में विराजित होंगे। झांझ डमरू पार्टी, विशाल नंदी, राधा कृष्ण, बाहुबली हनुमान, अघोरी, नरमुंड के साथ भोलेनाथ, आदिवासी लोक नृत्य, विद्युत चलित झांकियां और भव्य आतिशबाजी शाही सवारी के आकर्षण का केंद्र बनेंगे।
शाही सवारी का जगह जगह स्वागत होगा। समाजसेवी संगठन से लेकर हर वर्ग जगह जगह फूलों की बारिश करेंगे। शाही सवारी में सुरक्षा को लेकर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ग्रामताल की रोजरी नदी में नहाते समय 15 वर्षीय गौरव छिपा की डूबने से मौत हो गई। पारिवारिक भोज में शामिल होने आया गौरव दोपहर में दोस्तों के साथ नदी में गया था। वह गहराइयों में लापता हो गया। देर शाम एनडीआरएफ टीम ने उसका शव बरामद किया। सिंगोली के पास स्थित ग्रामताल की रोजरी नदी में हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर के रख दिया है। हादसे में रतनगढ़ निवासी लगभग 15 वर्षीय बालक गौरव पिता अंतिम कुमार छिपा सिंगोली के पास स्थित ताल की रोजरी नदी में दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास नहाते समय डूब गया। गौरव अपने नाना मामा के यहाँ एक पारंपरिक पारिवारिक भोज में शामिल होने के लिए ताल आया था। ग्रामताल में आज उज्जैनी मनाई जा रही थी और गांव के बाहर भोजन बनाया जा रहा था, जहां से वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ नदी पर नहाने के लिए चला गया। तीनों बालक नदी में नहाने के लिए उतरे, लेकिन नदी में से केवल 2 ही बाहर निकल पाए। नहाते वक्त गौरव नदी की गहराइयों में कहीं अचानक से लापता हो गया। मौके पर तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल, सिंगोली थाना प्रभारी BL भाभर भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर बालक को ढूंढने के लिए स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और देर शाम बालक का शव बरामद कर लिया गया। कर्तव्य निभाते निभाते शनिवार शाम CCI फैक्ट्री के सुपरवाइजर घीसालाल शर्मा की जान चली गई। चोरों का पीछा करते हुए वह ट्रेन की चपेट में आ गए और हादसे में उनकी मौत हो गई। नीमच जिले के नयागांव स्थित CCI फैक्ट्री में शनिवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें फैक्ट्री के सुपरवाइजर घीसालाल शर्मा की ट्रेन के से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घीसालाल चोरों का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान वहां रेल की पटरी पार करते समय महाकाल एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। घटना के तुरंत बाद GRP पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में उन्हें रेलवे अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घीसालाल शर्मा उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम बरखेरा छोटी सादड़ी, पिछले 32 वर्षों से CCI फैक्ट्री में सेवाएं दे रहे थे। फैक्ट्री के अन्य कर्मचारियों की माने तो शनिवार शाम करीब 5 बजे कुछ चोर फैक्ट्री में भंगार चुराने के लिए आए थे। अधिकांश कर्मचारी फैक्ट्री परिसर तक ही चोरों का पीछा करते रहे, लेकिन घीसालाल शर्मा ने दीवार फांदकर चोरों का पीछा जारी रखा। इस दौरान वह रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और तभी महाकाल एक्सप्रेस वहां से गुजरी, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। घटना की जानकारी GRP को स्टेशन मास्टर द्वारा दी गई थी। GRP थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मामले की जांच जारी है। फैक्ट्री के गनमैन रूप सिंह राठौड़ ने बताया कि घीसालाल अपने कर्तव्य के प्रति बेहद समर्पित थे और घटना के वक्त भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जान गंवा बैठे। किस तरह का हादसा हुआ, क्या देखा आपने? जी सर, मैं खुद CCI में हूँ, कार्यरत गनमैन की पोस्ट पे, और उनके किसी का फ़ोन आया कि भाई चोर आ गए प्लांट में, तो वो घर से उठ के आए और 2 गार्ड हमारे चोरों के साथ में भागे रेलवे ट्रैक से उधर आगे चैनपुरा की तरफ। जो 2 गार्ड तो उधर निकल गए और ये वहाँ पे रुके रहे प्लेटफार्म पे। इन्होंने सोचा कि क्या और कोई है, या इस हिसाब से उस प्लेटफार्म पे ये किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। ये चीज़ हमारे को बाद में मालूम पड़ी कि जैसे वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और ट्रेन रुक गई वहाँ पे, कम से कम 15-20 मिनट ट्रेन वहाँ पे रुकी और उसके बाद में हमारे गार्ड वापस उन चोरों को वहाँ से आए वापस 2 जवान, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे खून पड़ा हुआ था और उनकी चप्पल वगैरह एक वहीं पड़ी थी। फिर बाद में हमारे को और फ़ोन किया तो वो यार घीसालाल जी नहीं है, घीसालाल जी कहाँ गए? तो फिर वो बोला कि यार वो तो यहाँ तो है ही नहीं, उनका फ़ोन बंद आ रहा है। फ़ोन भी उनका बात करते करते गिर गया वहीं पे, फ़ोन बंद आ रहा है। ये हादसा क्या चोरों का पीछा करते वक्त हुआ हाँ, है या चोरों ने किया है, क्या नहीं लगता है? चोरों ने सब चोरों के पीछे करते हुए ही हुआ है। किनकी डेथ हुई है, क्या नाम है? घीसालाल शर्मा उनका नाम है सर। हाँ। और CCI में सुपरवाइजर की पोस्ट पे हैं वो, और मैं उनका साथी गनमैन हूँ। हाँ। क्या उम्र है ये? उम्र साहब उनकी 50-52-53 करीब थी। कब की बात है? ये कल 5 बजे की बात है। ये ट्रेन आती है ना सब चित्तौड़ से उज्जैन जाने वाली, जी। उस ट्रेन से हुआ ये हादसा। CCI में वो चोर चोरी करने, लोहे वगैरह चोरी करने आते हैं क्या? जी। कितने समय से चोरी की वारदात को लेकर शिकायत ये है? चोरी की वारदात तो कभी कभी आते हैं साहब, हम वहाँ मौजूद हैं, जो कभी कभी वो ऐसा लगता है तो फिर हम भाग के जाते हैं। मतलब घीसालाल जी शर्मा उन चोरों को पकड़ने गए जा रहे थे तब हुआ ये जी हादसा? जी जी सर, हाँ। चोरों के हिसाब से ही वो बाहर गए और 2 जवान हमारे और भी बाहर निकल के गए थे उन चोरों के पीछे भागते हुए।
तो वो वहीं प्लेटफार्म पे वहाँ रुक गए थे कि हो सकता है और कोई हो यहाँ पे, या कोई प्लांट से अंदर से कोई और आ रहा हो, तो उस हिसाब से वो रेलवे ट्रैक के वहीं खड़े हो गए, जो हमारी बाउंड्री से लगी हुई रेलवे ट्रैक्स, CCI की बाउंड्री से लगी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप सिंह राठौर। ना हुई है क्या मामला? पहले मेरा नाम तो बता दूं। हाँ बता दीजिए। प्रधान आरक्षक शैलेंद्र सिंह, जीआरपी थाना नीमच से। हाँ। कल शाम को स्टेशन मार्साब द्वारा एक मेमो थाने पे भेजा गया, जिसमें एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मृत अवस्था में थे। मेमो की तस्दीक हेतु श्रीमान थाना प्रभारी महोदय ने मुझे घटनास्थल पर रवाना किया। मैं गया, वहाँ जाके देखा तो शिनाख्ती का प्रयास किया, पहचान हो गई। वो डेड बॉडी फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन से PM रूम में लाके जमा कर दी। क्या नाम है जिनकी शिनाख्त? मृतक का नाम घिसालाल जी शर्मा, पिता का नाम? ये राम निवास शर्मा। हाँ। कहाँ के निवासी? ये छोटी सादड़ी के निवासी है और विक्रम सीमेंट की अपने CCI फैक्ट्री जो है उसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर का जॉब करते थे। किस वजह से उस घटना कुछ पता चला? नहीं, अभी इस मामले में और नहीं पता। चोरों का पीछा कर रहे थे ऐसा बताया जा रहा है। अभी वो आगे जांच करेंगे तो पता लगेगा। वहाँ क्या मौके पर किसी तरह की CCTV फुटेज वगैरह है, कुछ ऐसा कुछ पाया गया है? नहीं, पंचनामा बनाया नहीं, जीआरपी ने? अभी वो मौके पे गए जा नहीं पाया। अभी तो पहले ये इनके प्राथमिकी कार्रवाई डेड बॉडी का जो है। हादसा कब हुआ ये? हादसा कल महाकाल एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है जी, महाकाल एक्सप्रेस से टकरा है। आपका शुभ नाम? शैलेंद्र सिंह राठौर, प्रधान आरक्षक। नीमच में फैशन का नया एड्रेस बनकर उभरा है स्टाइल ऑफ फैशन, जिसका भव्य शुभारंभ ग्राहकों की भारी भीड़ और खास ऑफर्स के साथ हुआ। शहर में फैशन प्रेमियों के लिए एक नया ठिकाना बनकर उभरा है स्टाइल ऑफ फैशन, जिसका भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन के पहले ही दिन ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्टाइल ऑफ फैशन ने ग्राहकों को लुभाने के लिए विशेष ऑफर्स की घोषणा की। 5,000 रुपए की खरीदारी पर फ्री परफ्यूम गिफ्ट दिया गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ग्राहकों ने उत्पादों की क्वालिटी की जमकर सराहना की और कहा कि अब नीमच में भी ट्रेंडिंग और ब्रांडेड कपड़े आसानी से उपलब्ध हैं। स्टाइल ऑफ फैशन पर जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट सहित कई आधुनिक फैशन आइटम्स की विस्तृत रेंज मौजूद है। शुभारंभ के साथ ही स्टाइल ऑफ फैशन ने नीमच के फैशन हब की ट्रेंड की शुरुआत कर दी है। इसमें तो 40% ऑफ रहेगा, बाय टू 40% ऑफ, और 5,000 की शॉपिंग पे एक परफ्यूम फ्री है कस्टमर के लिए। और क्या क्या नई उपलब्धि लाए? इसमें सर मोस्टली अपने पास वैरायटी मिल जाएगी। ट्राउजर वगैरह है, जीन्स वगैरह है, कार्गो है और लोअर वगैरह मिल जाएंगे बढ़िया क्वालिटी के हिसाब से। और सबसे मेन बात ये था कि इसके रेट बहुत कम है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और हमारे पास में नुमेरो भी है, जैसे यहाँ 3,000 रुपये की ड्रेस बनती है, हम बना रहे हैं 2,022 तक की ड्रेस बना रहे सर। क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। नाजिम खान जी। जो शुभारंभ है ये स्टाइल ऑफ फैशन है, जिसका हेड ऑफिस गुड़गांव में है, और हमारा रिसेंटली 2 महीने पहले शोरूम ओपन हुआ था मंदसौर में, और अभी ये नीमच में स्टार्ट हुआ है हमारा। तो हम बेसिकली मास प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि टी-शर्ट हो गया, टी-शर्ट है, शर्ट, जीन्स, और इसमें कार्गो भी रहता है। प्राइस पॉइंट जो हमारा है जेनजे कलेक्शन में रहता है। हम जो एज ग्रुप को लेकर के चलते हैं वो 18 से हमारा 40-45 तक रहता है हमारा एज ग्रुप को लेकर के। और इसमें जो प्राइस रेंज है वो टी-शर्ट आपको 700 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 1200 तक खत्म हो जाती है। जीन्स ऑफर चल रहा है अभी 40% ऑफ चल रहा है ऑफर, जिसमें अगर आप परचेज करते हो तो आपको जीन्स जो है 1200 रुपये तक की आपको पड़ जाती है। अदर ब्रांड से कहीं बेटर है, क्वालिटी में हम किसी ब्रांड को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। रेंज हमारा है, और जिसमें कि प्राइस पॉइंट भी हाईलाइट करते हैं हम। अब सपोज करिए कि आप किसी अदर ब्रांड में जाते हैं अगर आप शॉपिंग करने के लिए, तो आपको हो सकता है कि 3,000-4,000 रुपये खर्च करने पड़े हैं वन अपैरल्स के लिए, जीन्स और शर्ट के लिए। बट हमारे यहाँ 2,022 में आप कंप्लीट वेयर कर सकते हैं। इसमें एक्सेसरीज हमारे यहाँ रहता है, परफ्यूम है, वॉलेट है, बेल्ट है। आप आइए, विजिट कीजिए हमारे स्टोर पे और नया कलेक्शन वेयर कीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छी रही शॉपिंग, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया। और 5,000 की शॉपिंग करने पर मुझे ये स्टाइलॉक्स का गिफ्ट मिला है परफ्यूम का। कितने की शॉपिंग पर मिल रहा है? 5,000 की शॉपिंग का मैंने शर्ट खरीदा और ये टी-शर्ट खरीदी। शॉपिंग का क्वालिटी क्या है? क्वालिटी में कोई मतलब बहुत बेस्ट क्वालिटी है, कोई इशू नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इधर।
अब क्या करेंगे, हमेशा ही बिल्कुल मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि यहीं से शॉपिंग करें स्टाइल से। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज ऐसे शख्स को रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति से मौत मांगी है। आखिर क्या कारण है नीमच के एक समाज सेवी को इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी? देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज ऐसे शख्स को रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति से मौत की मांग की है। आखिर क्या कारण है नीमच के एक समाज सेवी को इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी? ये समाज सेवी है बालचंद्र वर्मा। अखिल भारतीय जटिया समाज के राष्ट्रीय रह चुके हैं और संयुक्त कर्मचारी पेंशनर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कर्मचारियों के लिए वे निरंतर लड़ रहे हैं और दलित शोषित वर्ग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और अपने साथ हुए अन्याय के लिए लगातार 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आखिर क्या अन्याय हुआ बालचंद्र वर्मा के साथ? क्यों उन्हें इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी? बता रहे हैं नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि अपने हक अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट तक लड़ते रहिए और बाद में जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। दरअसल वे आरक्षित वर्ग से आते हैं और अपने विभागीय परीक्षा देने के बाद उन्हें जो पद मिलना था वह नहीं मिल पाया और इसको लेकर एक षड्यंत्र रचा गया जिसके कारण वे उस पद पर नहीं पहुंच सके। हमारे बीच है सकल जटिया समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमेशा हमने उन्हें अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा है। अभी वे वर्तमान में संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है और वे अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही अपने साथी कर्मचारियों के लिए भी लगातार लड़ रहे हैं। तो हमारे बीच है बालचंद जी वर्मा साहब जो कि नीमच के निवासी हैं। जी वर्मा साहब आपका स्वागत है। हमने देखा कि आप अपने लिए भी लड़ रहे हैं और लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं। ये क्या प्रकरण है पूरा जिसको लेकर आपने इच्छा मृत्यु मांगी है? ये मैं 2011 में मैंने परीक्षा दी थी जी, विभागीय परीक्षा। 2 पेपर दिए थे जी और 2 पेपर में से एक पेपर मेरे को क्लियर हो गया और सेकंड पेपर चूंकि मेरे विभागीय जो अधिकारी था जिससे मैंने वो अध्यक्ष रहा था, विभागीय संघ का अध्यक्ष था, तो मैंने एक पत्र लिखा था और उस पत्र के कारण वो मतलब मुझसे नाराज हुआ और मेरी विभागीय परीक्षा में उसको मेरे को जानबूझ के क्या थी विभागीय परीक्षा? क्या थी विभागीय परीक्षा? थी 5वां पेपर था स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। अच्छा, उसके अंदर मुझे प्रथम जो क्वेश्चन था उस प्रथम क्वेश्चन के अंदर भी मतलब जानबूझ जो फिल अप द ब्लैंक्स जो होता है हाँ। उसके अंदर या तो पूरे उत्तर मिलते हैं या नंबर मिलते हैं या फिर पूरा गलत होता है। अच्छा। किंतु उसमें एक प्रश्न एक में उसने 4 नंबर के बजाय 2 नंबर दिए, मतलब इस जानबूझ करके ने मतलब जो है 2 नंबर कम दिए। आपने इस मामले में हमने देखा कि आपने ITI निकाली, आपके सारे क्वेश्चन सही थे, उसके बावजूद भी आपको नंबर कम दिए। जी, जबकि मैंने जब RTI से मेरी पुत्र पुस्तिका की छायाप्रति मिली, प्रमाणिक प्रतिलिपि ली, तो उसके अंदर मैंने जब जांच की तो उसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर राइट के निशान लगे हुए हैं। कौन थे ये अधिकारी जिन्होंने जांच की थी? ये RK प्रसाद। ये उनसे ऐसा क्या विवाद था जिन्होंने उस जान करके आपके नंबर कम करके आपका प्रमोशन रोका? मैंने उससे वो चूंकि लगातार लंबे समय तक विभाग का अध्यक्ष रहा, जबकि हर 2 साल बाद चुनाव होना था, या तो चुनाव के टाइम में या तो पुनः बनता अध्यक्ष, परंतु वो भी विभागीय मतलब जो चुनाव नहीं करवाए संगठन के और लगातार 10 साल तक अध्यक्ष बना रहा। अच्छा, आपने उनके संगठन के जो लगातार अध्यक्ष है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी? हाँ, तो उसके कौन सा संगठन था वो? हमारा मध्य प्रदेश विद्युत निष्क्रिय अभियंता संघ। अच्छा, उसका मैं सदस्य था। हाँ। और चूंकि मैं सक्रिय हूँ, विभाग के अंदर सक्रिय रहा हूँ और हर जगह जहाँ गलत होता है उसका मैं विरोध करता रहा। तो वही शख्स आपका एग्जामिनर रहा उत्तर पुस्तिका। तब जब 2011 में जुलाई 2011 में जब परीक्षा हुई विभागीय परीक्षा, तो उसमें जो 5वां पेपर था उसका एग्जामिनर वही था और उसने जांच करी और उसी जांच के कारण मतलब उसमें मेरे को जानबूझकर फेल किया गया। अन्यथा मैंने दूसरे जो अधिकारी हैं उनसे जांच करवाई तो बोले कि अगर आपकी राइटिंग को भी देखा जाए तो कम से कम 80 से ऊपर नंबर आपको मिलना चाहिए। अच्छा, नहीं तो आपने इसका पुनर्मूल्यांकन कराया था? मैंने पुनर्मूल्यांकन के लिए गृह सचिव को लिखा, मध्य प्रदेश के गृह सचिव को लिखा, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने विभाग के अधिकारी को लिखा, उनने भी कोई जाँच नहीं करवाई गई और मुझे
मजबूरन फिर मुझे उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैंने जो है हाई कोर्ट इंदौर के अंदर प्रकरण दायर किया। तो हाई कोर्ट में अभी तक डिसीजन नहीं आया, और हाई कोर्ट के अंदर जब मैंने प्रकरण लगाया तो हाई कोर्ट के अंदर मतलब जो है ये दुर्भाग्य की बात है कि न्यायालय भी मतलब जो है ढुलमुल नीति अपना करके और हम जैसे आरक्षित वर्ग के लोगों को मतलब परेशान करने के लिए अभी तक मतलब 14/2/18 जो तारीख लगी थी उसके बाद आज दिनांक तक उसके बाद आगे कोई तारीख नहीं लगाई और ये पेंडिंग पटक रखा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो जनप्रतिनिधि से मिले थे आप जाकर? क्योंकि जनप्रतिनिधि ने इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे ना, जनप्रतिनिधि किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका कोई चलना नहीं उसमें, इसलिए मैंने किसी भी जनप्रतिनिधि, क्योंकि आपका विभागीय मंत्री है उससे तो आप बोल सकते हैं। नहीं, मैंने किसी विभागीय मंत्री से, क्योंकि मेरा ही मंत्री मिलना ही नहीं चाहते थे, हमने प्रयास भी किया पर मिलना ही चाहते हैं, वो क्या मतलब कैसे प्रकार हम बात करें, अपनी बात पहुँचाएं। और वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं भ्रष्ट सरकार मानता हूँ इसको, आज भी मतलब लोगों को परेशान किया जा रहा है और इस सरकार के आने के बाद हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो आपको लगभग कितना टाइम हो गया ये केस लड़ते हुए? ये मैंने 2015 में केस लगाया था, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद मैंने जब केस लगाया तो केस लगाने के बाद अभी एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था, जुलाई 2011 में। शिकायत कब की थी आपने? और उसके बाद जब मेरे को फेल कर दिया तो फिर मैंने, क्योंकि मुझे मालूम थी कि मैंने पूरे उत्तर सब सही लिखे, तो फिर मैंने आरटीआई के तहत मतलब मैंने उत्तर पुस्तिका की जो वो प्रतिलिपि निकलवाई, प्रणित प्रति, तो उसमें जब मैंने जांच की तो उसमें सभी जितने भी प्रश्न दिए थे उनके उत्तर में सब में राइट के निशान है। नहीं तो आप जब ये इतना सारी चीज़ें आपके पास थी, क्लियरिटी थी, तो आपने आपके मुख्य अभियंता को नहीं बताया? मैंने अपने मुख्य अभियंता को भी लिखा था, परंतु मुख्य अभियंता ने भी उसको प्रकरण को नस्ती कर दिया, उसने भी कोई जानकारी, वो बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं तो आपका कोई एग्जामिनर बोर्ड होता होगा ना जहाँ पे रीचेकिंग का कोई प्रावधान होता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैंने जब न्यायालय में लगाया था तो हमारे विभाग जो उत्तर उसने दिया था, तो विभाग का जो अधिकारी था उसने बोला कि उत्तर पुस्तिका जांचने का कोई वो है ही नहीं, मतलब कि ये पुनर्मूल्यांकन का कोई उसमें क्वेश्चन नहीं है, मतलब है ही नहीं, तो नियम में है ही नहीं। तो जब नियम में उत्तर पुस्तिका जांचने का नियम है ही नहीं तो ये भी कहाँ नियम में लिखा हुआ है कि पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाए, ये भी कहाँ लिखा हुआ है? तो लगभग मतलब आपको करीब 10 साल तो ये हो गए शिकायत करते हुए। 2018 से आप केस लड़ रहे हैं, 8 साल वो हो गए। हाँ, 18 के बाद अभी तक मेरा कोई जो अब न्यायालय ने कोई आगे तारीख नहीं बढ़ाई, तो अभी तक, जबकि फाइनल हियरिंग है। फाइनल है। हाँ। आपने इच्छा मृत्यु की मांग कब की थी? तब मैंने फिर अंत में 31/12/2024 को मैंने इच्छा मृत्यु का पत्र लिखा माननीय राष्ट्रपति महोदया को, और उसके बाद प्रतिलिपि में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, ताकि मुझे, किंतु मुझे खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर जरूर मेरा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, किंतु उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। और न मध्य प्रदेश से अभी तक मेरे को कोई पत्र आया कि भाई कि आपकी ये दर्ज कर दिया किस प्रकार से, और न राष्ट्रपति कार्यालय से कुछ आया, अभी तक कोई पत्र कुछ नहीं आया। तो अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति वो पेंडिंग पड़ा हुआ है न्यायालय में प्रकरण। कौन से पद पे प्रमोट होना था? मेरा कार्यपालन यंत्री विद्युत सुरक्षा के पद पे मेरा प्रमोशन होना था, और मैं पहले नंबर पे था, सीनियरिटी में पहले नंबर पे था। अच्छा, ताकि मैं पहले नंबर पर था, इसलिए उनको तकलीफ हुई कि यार इसको प्रमोशन देना पड़ेगा। तो ये बिना प्रमोशन के आप रिटायर हो गए? तो फिर मैं सहायक यंत्री जो पद वर्तमान में जो पद था मेरा उस समय, तात्कालिक जो पद था वो सहायक यंत्री विद्युत सुरक्षा का, उसमें मैं सेवानिवृत्त हो गया। कितना लॉस मानते हैं आप? मेरे को लास्ट मतलब आज की तारीख में 9 इंक्रीमेंट मेरे को लगना है। अच्छा, और 9 इंक्रीमेंट के बाद में 7 इंक्रीमेंट मुझे लगना है लोअर पद के, और फिर उसके बाद कार्यपालन यंत्री का जब पद मिलता है तो 2 इंक्रीमेंट वो लगेंगे, उसके प्रमोशन होने के बाद 2 इंक्रीमेंट फिर लगेंगे। तो मुझे लगभग ये मान के चलिए कि मेरे भी लास्ट में आज की तारीख में टोटल लॉस मुझे 40 से 50 लाख के आसपास नुकसान हो रहा है। ऐसा तो ये जब हाई कोर्ट में 18 के बाद से तारीख नहीं मिल रही है तो आपके वकील क्या कर रहे हैं? वकील को मैंने बोला था, वकील आवेदन लगाता है, ये सीनियर सिटीजन है, उसके बाद भी मैंने खुद ने दस्तखत करके दिए, किंतु न्यायालय में उसके पर भी वो भी नस्ती कर दिए गए। ऐसा वो भी आवेदन नस्ती कर दिए गए। अच्छा, मतलब ये सामने वाले की इतनी जोरदार पकड़ है कि उसने न्यायालय के अंदर भी मतलब जो है पैसा दे रखा है ताकि वो प्रकरण न्यायालय निर्णय नहीं दे सके, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये निर्णय आ गया तो मुझे सजा होना पक्का है। तो ये आप चूँकि आप संयुक्त, अब तो संयुक्त विभाग कर्मचारी पेंशनर संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे पहले भी आप कई अनेक संगठनों में रहे हैं, समाज के भी हैं, तो ये सामाजिक आंदोलन के माध्यम से क्यों नहीं उठाया मुद्दा?
अब चूंकि सामाजिक आंदोलन में क्या कि स्वयं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो चूंकि मैं अपना प्रकरण नहीं उठा पाया समाज के माध्यम से। अगर दूसरा कोई होता तो मैं उसके माध्यम से उठवा लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि लोग आगे बोलते कि यार अपने खुद का अपने स्वयं का भला करने के लिए अपने प्रकरण उठा रहा है, इसलिए मैंने सामाजिक स्तर पर नहीं उठाया। हाँ, अब जो है मैं जो हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा अगला कदम उठाऊंगा जिसके कारण शायद प्रशासन को जनसुनवाई में कितनी बार गए आप? मैं जनसुनवाई में इसका कोई मतलब नहीं है ना। नहीं मतलब आपने जो इच्छा मृत्यु का जो आवेदन दिया तो जनसुनवाई के माध्यम से दिया होगा। हाँ, वो नहीं जनसुनवाई के माध्यम से, मैं कलेक्टर के माध्यम से सीएम उसको राष्ट्रपति को उसको दिया, जनसुनवाई में नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ज्ञापन के माध्यम से दिया उसको। तो अब आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है कि अब मैं थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा अप्रत्याशित कदम तो उठाना ही पड़ेगा जिसके कारण शायद प्रशासन की और न्यायालय की भी नींद खुले। अच्छा, ठीक ठीक, धन्यवाद। तो आप थे बालचंद जी वर्मा साहब, जो कि पिछले 13 साल से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनका प्रमोशन सिर्फ इस कारण अटक दिया क्योंकि उन्होंने अपने विभागीय संगठन के अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसके चलते वही अधिकारी एग्जामिनर बना और उसने उसके अंक जान करके कम कर दिए और यह सब साबित हो चुका था आरटीआई में निकली हुई जांच से। लेकिन बावजूद ना विभाग ने साथ दिया, ना न्यायालय ने साथ दिया और परेशान होकर उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की। 13 साल की यह लड़ाई आगे तक जारी है, लेकिन वे थके नहीं है, रुके नहीं है और लड़ते रहेंगे। न्यूज़ टुडे के लिए राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। सैफी क्लिनिक में कैंसर जागरूकता को लेकर निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पेट व महिलाओं से जुड़ी बीमारियों की जांच कर रही है। सैफी क्लिनिक में कैंसर अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में पेट संबंधी समस्याओं की जांच प्रसिद्ध डॉक्टर सुधीर वधवा द्वारा की जा रही है। वहीं महिलाओं से जुड़ी बीमारियों जैसे पीसीओडी, माहवारी में अनियमितता और अन्य गायनोकोलॉजिकल समस्याओं की जाँच डॉक्टर शुभ्रा तिवारी द्वारा की जा रही है। अब तक इस कैंप में कुल 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों को लेकर जागरूकता फैलाना और समय पर जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है। क्लिनिक प्रबंधन के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऐसे कैंप का आयोजन किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। बेसिकली आज सैफी क्लिनिक पे हम एक कैंप कर रहे हैं जिसमें मैं डॉक्टर स्वप्निल वधवा और हमारे साथ मैं सर्जन हूँ और हमारे साथ महिला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी। हम दोनों को यहाँ बुलाया गया है क्योंकि एक कैंसर अवेयरनेस थीम चल रही थी, तो उसी पे हम लोग मेन स्ट्रेस दे रहे हैं कि पहले ही डायग्नोस हो जाए, पहले ही अपन उस चीज़ के प्रति सचेत हो जाए तो हम उस चीज़ को बेटर वे में ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक स्क्रीनिंग कैंप आज यहाँ रखा है। कितने लोगों का अभी तक मैं 10 पेशेंट देख चुका हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मैम ने 10 से 15 पेशेंट देखे हैं। टोटल हातिम भाई ने बताया था कि 50 करीब टोटल रजिस्ट्रेशन है। कितना प्रकार की बीमारी को यहाँ हम सरी जैसे मैं अभी सारे मोस्टली जो पेट से रिलेटेड बीमारियाँ रहती हैं उनका स्क्रीनिंग मैं कर रहा हूँ। महिला रोग विशेषज्ञ जो है वो वहाँ पे उनकी अपनी फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तो उन सब फैसिलिटीज़ को, उसके अलावा जो छोटी मोटी कुछ इश्यूज रहते हैं उनका भी हम लोग अभी यहाँ निःशुल्क जाँच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो बांझपन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं महिलाओं को, मोस्टली पेशेंट पीसीओडी से रिलेटेड होते हैं, महीने की अनियमितताएं होती हैं, यंग बच्चों में भी, यंग लेडीज़ में भी और महिलाओं में भी, उसके रिलेटेड प्लस जिनको महीने अनियमित आता है, माहवारी की समस्या है बड़ी औरतों में, उन सब का इलाज यहाँ पे दिया जा रहा है। आपका नाम? डॉक्टर शुभ्रा तिवारी। सावन के अंतिम सोमवार से एक दिन पहले किलेश्वर महादेव मंदिर
मंदिर में रविवार को शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने जल, दूध और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। सावन के पवित्र माह के अंतिम सोमवार से एक दिन पूर्व रविवार को नीमच स्थित प्राचीन किलेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंचने लगे और भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र व पुष्प अर्पित कर रुद्राभिषेक किया। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे, जिससे वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। भक्तों की लंबी कतारें मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक लगी रही। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा हेतु विशेष व्यवस्था की थी, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई कठिनाई न हो। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया, क्योंकि कल 4 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार है। इस अवसर को लेकर शहरवासियों में गहर धार्मिक आस्था और उल्लास व्याप्त है। लोग मानते हैं कि सावन के सोमवार पर भगवान शिव का पूजन विशेष फलदायी होता है। मंदिर के पुजारियों ने भी विधि विधान, पूजन अर्चन और विशेष रुद्राभिषेक अनुष्ठान संपन्न कराए। इस अवसर पर कई भक्त उपवास रखकर और व्रत का पालन करने हेतु भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने हेतु भक्ति में लीन नजर आए। शिव भक्तों की ऐसी आस्था और श्रद्धा ने सावन के अंतिम सोमवार से पहले ही माहौल को आध्यात्मिक उल्लास से भर दिया है। यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोमवार को निकलेगी नीमच के महाकाल श्री किलेश्वर महादेव की शाही सवारी। नगर भ्रमण को तैयार हुए शाही रथ। 15 वर्षीय गौरव की नदी में डूबने से परिवार की खुशियां मातम में बदली। चोर का पीछा करते हुए ट्रेन से टकराए सीसीआई फैक्ट्री सुपरवाइजर घीसालाल शर्मा की दर्दनाक मौत। नीमच में स्टाइल लॉक फैशन का भव्य शुभारंभ। ग्राहकों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह। राष्ट्रपति से मांगी मोर। नीमच के समाज सेवी की इच्छा मृत्यु की गुहार। जानिए क्यों उठाई ये कदम, खास रिपोर्ट सुबह सवेरे में। सैफी क्लिनिक में कैंसर जागरूकता हेतु निःशुल्क जांच शिविर आयोजित। किलेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। शिव भक्तों ने किए रुद्राभिषेक। इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।